मेरे भाई और बहन और मेरे दिल में बसे मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक जुनून का काम करेगा। मतलब जो है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी और एक खेल का विषय बनने जा रहा है। और वो बनाने जा रहा है मेरा ये चैनल विकास सर की क्लासेस। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश को चुटकी बजाते आप सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगर आप बैंक, एसएससी या जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, मतलब ये सब का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर हम आपको एक से एक जबरदस्त इंग्लिश का ट्रिक्स देंगे। तो दोस्तों, ये जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ये इंग्लिश का बेस वीडियो दे रहे हैं। मतलब इसमें जो है आपको इंग्लिश का जो है आधार मिलेगा, आधार दे रहे हैं। और धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इसमें हाई लेवल का भी चीज़ हम आपको देंगे। और बैंक, एसएससी और उसके बाद जो है एयरफोर्स, नेवी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए चुटकी बजाते उसके क्वेश्चन का जो है आप सॉल्यूशन दे दीजिएगा। तो चलिए हम आपको जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वेस है, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग का कर्तव्य है, धर्म है कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानें। जी हाँ, अगर हम आपसे पूछ दें कि अंग्रेजी क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, अगर हम आपसे पूछ दें अंग्रेजी क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के बारे में गूगल पर सर्च करने लगते हैं कि अंग्रेजी क्या है। मतलब जो है, यहाँ अगर गूगल पर आप सर्च करते हैं कि अंग्रेजी क्या है तो आपको एक ही आंसर आएगा। वो आंसर होगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जी हाँ, वो आपका आंसर आएगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हाँ, यही आंसर आपको आता है कि अंग्रेजी क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब आप ही बताइए, आप अपने दिल से सोचिए, क्या ये कोई भी बंदा नहीं जान रहा कि अंग्रेजी एक भाषा है? अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सारे तो भाषा ही हैं। जी हाँ, ये क्या है, भाषा। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि दाब किसे कहते हैं, तो अगर आप उसके बारे में बोलिएगा कि जिसे हम दाबते हैं वो दाब है, जिसे हम दाबते हैं वो क्या है, दाब है। तो क्या इसका सही परिभाषा हुआ? नहीं, इसका सही परिभाषा होना चाहिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जी हाँ, मैं भी पढ़ा हूँ, दाब कहते हैं। उसी तरह जब हम आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी का डिफिनेशन ये होता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सही है, लेकिन उस हद तक सही नहीं है। तो समझे, हम आपको बताते हैं अंग्रेजी क्या है। जी हाँ, अंग्रेजी का अगर हम परिभाषा जाने तो अंग्रेजी का परिभाषा होता है द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज इज कॉल्ड इंग्लिश। जी हाँ, द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश, जो यहाँ आपको दिख रहा है। हाँ, मतलब इसका अर्थ हो गया कि भाषाओं के मिश्रण से, किसके, भाषाओं का जो हमारा मिश्रण है वही क्या है, अंग्रेजी है। भाषाओं के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं। अब देखिए, कई इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे भाषाओं के मिश्रण को कैसे अंग्रेजी कहते हैं। तो समझ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, भाषाओं का मिश्रण हम बोल रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में जो है हर भाषा मिक्स है। अंग्रेजी में हर भाषा क्या है, मिक्स है। इसीलिए हम जब भी अंग्रेजी बोलते हैं, किसी के सामने अंग्रेजी बोलते हैं तो सारा व्यक्ति जो है अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो इसीलिए समझता है कि इसमें हर व्यक्ति का भाषा क्या है, मिक्स है। इसलिए कहा गया है मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज कौन है, तो अंग्रेजी है। हर भाषा इसमें मिक्स है। अब जो है आप अमेरिका में बोलिए, पाकिस्तान में बोलिए, जापान में बोलिए, बिहार में बोलिए, हर जगह अंग्रेजी बोलिए, तो हर लोग अंग्रेजी को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन है, क्या है, द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज इज कॉल्ड इंग्लिश। तो दोस्तों, हम अंग्रेजी के बारे में जान गए कि अंग्रेजी किसे कहते हैं, अंग्रेजी का परिभाषा क्या है, ये जान गए हैं। अब हम चलते हैं के बारे में, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जान लिए और समझ भी गए। अब हम लोग समझते हैं अंग्रेजी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, या इसको टॉपिक बोलिए, वो है ग्रामर। जी हाँ, अगर जो है
जिसका ग्रामर इंग्लिश का बहुत ही कमज़ोर है, वो अंग्रेजी में आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने ग्रामर क्या है। जी हाँ, ग्रामर के बारे में जाने। ग्रामर क्या है आपको हम जीरो से हम बता रहे हैं, आपको जो है हम जीरो से बता रहे हैं। जीरो से आपको हम हीरो नहीं सुपरस्टार बनाने का वादा किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने ग्रामर। जी हाँ, अब हम ग्रामर के बारे में जाने। ग्रामर क्या है? अब जैसे ही ग्रामर की बात होती है तो ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। जी, ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। तो समझिए व्याकरण क्या है। इसको अगर बोलेंगे नॉलेज ऑफ, समझिए, नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इक्वल टू ग्रामर। जो है आपको दिख रहा है, मतलब जो है शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना। जी, शुद्ध जो है पढ़ना, लिखना और बोलना ही हमारा क्या है? व्याकरण है। जो हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं, अगर आप शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं, फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जो है हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसमें व्याकरण जो है बहुत ही क्या होती है? जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना ही तो क्या है? हमारा व्याकरण है। और बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा पर अच्छी तरह से पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो व्याकरण पढ़ना मेरे लिए बहुत ही क्या है? जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग व्याकरण के बारे में जान लिए हैं। अब जब हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे तो हमारे गुरुजी हमको क्या पढ़ाए थे? ABCD पढ़ाए थे। जी हाँ, तो हम आपको ABCD से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे गुरुजी ABCD पढ़ाए थे। अब हम आपसे पूछते हैं कि ABCD क्या है, अंग्रेजी में ABCD को क्या बोलते हैं? तो ABCD जो होता है, ABCD A जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। स्पेशल जो A हो गया, स्पेशल B हो गया, स्पेशल C हो गया, ये सारे को हम लोग बोलते हैं, Z तक को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। स्पेशल होना चाहिए। अब जो है अगर आपसे कोई पूछ दे कि लेटर क्या है, सबसे पहले जानेंगे लेटर माने लेटर, अक्षर क्या है। ठीक है, अक्षर क्या है? तो लेटर के बारे में साउंड हुज साइन और सिंबल इज नॉट फ्रेगमेंटेड इज अ लेटर। जी हाँ, यही इसका जो है परिभाषा बोलें या जो बोलें, कह रहा है कि ध्वनि के संकेत चिन्हों को खंडित नहीं किया जाता है, वही क्या है? अक्षर होता है। जी हाँ, ध्वनि के संकेत चिन्हों को अगर हम खंडित नहीं करते हैं, वही हमारा क्या है? अक्षर है। अब देखिए, आप ही समझिए, ABCD, इसको क्या खंडित कीजिएगा? आप खंडित कर सकते हैं? आप खंडित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सारे क्या है? हमारे लेटर। A को तोड़िएगा, A नहीं टूटेगा। B को तोड़िएगा, B को खंडित नहीं कीजिएगा। तो ABCD जितने भी Z तक हैं, स्पेशल ये क्या है? हमारे लेटर हैं। और एक बात जान लें, लेटर की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है? तो इंग्लिश में जो है हमारा लेटर कितना होता है? 26। जी हाँ, 26 ही हमारा क्या होता है? लेटर होता है। अब जो है जब लेटर जान गए तो अब लेटर के बाद हम लोग जानते हैं तो अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। तो सबसे पहले हम वर्णमाला पर विचार करें कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला कहते किसको हैं। तो समझिए वर्णमाला क्या है। तो ये जो है ना वर्णमाला, इसका जो है अगर हम परिभाषा देते हैं तो होता है दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। जी हाँ, जो ये आपको यहाँ दिख रहा है, इसका अर्थ हो गया कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो अक्षरों का हमारा क्रमबद्ध समूह है कि A के बाद B के बाद C के बाद जो D, ये जो आते जाएगा ना, यही हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। मतलब A से लेके कहाँ तक? Z तक। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो है अल्फाबेट में कितने लेटर, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर होता है और क्रमबद्ध होना चाहिए। A के बाद B के बाद C और C के बाद D होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ये नहीं कि C के बाद P आ जाए, P के बाद मतलब कोई और लेटर आ जाए, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध होना चाहिए। इसीलिए ना कहा गया है अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब जो है हम लोग अंग्रेजी के बारे में जान लिए, उसके बाद जो है लेटर के बारे में जान लिए, मतलब ABCD के बारे में जान लिए। उसके बाद ABCD का जो समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, मतलब वर्णमाला, तीनों के बारे में जान लिए हैं। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की, हाँ,
अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर हम आपसे मैथ में पूछे कि अच्छा बताइए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप चेहरा पर प्यारा सा मुस्कान लेके बोल देते हैं 10। अगर हम बोले 2 अंक की बड़ी संख्या, तो फिर भी आप मुस्कान के साथ बोल दीजिएगा 99, मतलब 99। 3 अंक का पूछेंगे तो उसी तरह से बता दीजिएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो ये तो हो गया मैथ्स में। लेकिन अगर हम इंग्लिश में आपसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कुछ सोचने लग जाते हैं। अरे सोचने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा है अल्फाबेट। हमारा क्या है? अल्फाबेट। इसको बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज द अल्फाबेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज द अल्फाबेट। मतलब जो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट किसे कहते हैं आपको हम बता चुके हैं और आप जान गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से और भली भांति जान गए हैं। अल्फाबेट क्या है? ए से जेड तक का जो समूह है यही ना हमारा क्या है? अल्फाबेट। तो आप नहीं ना भूलिएगा अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है अल्फाबेट, मतलब वर्णमाला। अब जाने छोटी तो हम जान गए, अब हम जानते हैं बड़ी इकाई। जी हाँ, बड़ी इकाई। तो बड़ी इकाई के बारे में बोलेंगे द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सेंटेंस। मतलब जो है अंग्रेजी भाषा की जो है सबसे बड़ी इकाई, अंग्रेजी भाषा की जो है सबसे बड़ी इकाई वो क्या है? वाक्य है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सेंटेंस। अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य, मतलब कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आई एम प्लेइंग, वी आर गोइंग, ये सब जो हम वाक्य बोलते हैं ना, यही हमारा वाक्य है। तो हम आपको बता दें अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट और अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। अब जो है बड़ी इकाई जान गए, छोटी इकाई जान गए, अब जानते हैं आगे। अब देखिए हम आपको बताए हैं 0 से हम आपको बता रहे हैं और बहुत ही कम समय मतलब 1 या 2 दिन में हम जो है बहुत ही ऊपर तक चले जाएंगे, मतलब बहुत ही हाई लेवल। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अगला है हमारा पॉइंट कि देयर आर, समझिएगा, देयर आर 26 लेटर्स। जी हाँ, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो हम पीछे भी बताए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26, मतलब 26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। और कौन है? ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी जो जेड तक है, यही जो है हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा लेटर है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे कितने अक्षर हैं? तो 26। तो आगे हम लोग जानेंगे देयर आर 5। जी हाँ, देयर आर 5 वोवेल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 जो है स्वर अक्षर होते हैं। 5 क्या अक्षर होते हैं? स्वर। अगर हम इसका एग्जाम्पल जानेंगे कि 5 स्वर अक्षर कौन है, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये 5 स्वर अक्षर हैं ए, ई, आई, ओ और यू। जी हाँ, यही 5 अक्षर हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या हैं? वोवेल है। तो हम ये भी जान लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल कितने होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब ये जो है हमारे स्वर अक्षर हैं। कौन अक्षर हैं? स्वर अक्षर। अब हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। जी हाँ, तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, मतलब व्यंजन अक्षर होते हैं। कितने? 21 जो है हमारे व्यंजन अक्षर होते हैं। अब 21 व्यंजन अक्षर का अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, तो अगर जो है हम बताने लगेंगे एग्जाम्पल, तो इसमें आपकी भी तौहीनी है और हमारे भी तौहीनी। ऐसा लगेगा कि जैसे हम आपको ABCD पढ़ा रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हम एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल निकाले हैं, रेस्ट ऑफ वोवेल्स। जी हाँ, रेस्ट ऑफ वोवेल्स। रेस्ट ऑफ वोवेल्स का अर्थ होता है वोवेल्स को छोड़ के, माने वोवेल्स को छोड़ के जो भी बच जाते हैं वो सारे हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो
तो ये भी जान गए कि वॉवेल 5 हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 है। कौन, द रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स को छोड़ के जो भी हमारे वर्णमाला में बच जाते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अब जो है एक बात और आपको बता दें, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बाद भी एक वॉवेल होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल का अर्थ हो गया अर्ध स्वर। इसके बारे में जाने कि देयर आर 3 सेमी वॉवेल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 3 जो है अर्ध स्वर अक्षर भी होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अर्ध स्वर अक्षर होते हैं, और कौन कौन है, तो W, Y और H। जी हाँ, अगर आप बुक या कोई शिक्षक बताते हैं तो केवल जो है W और Y के बारे में बताते हैं कि W और Y सेमी वॉवेल, लेकिन नहीं, सेमी वॉवेल हमारा H भी है, क्योंकि सेमी वॉवेल उसे बोलते हैं जिसका प्रयोग कभी कभी जो है वॉवेल के उच्चारण के रूप में होता है, इसलिए हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं। तो W, Y और H ये तीनों का जो है कभी कभी प्रयोग जो है मतलब स्वर अक्षर के रूप में होता है, उच्चारण उसका स्वर अक्षर के रूप में हम लोग कर लेते हैं, इसलिए W, Y और H को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल बोलते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। सबसे पहले हम लोग W और Y के बारे में जानते हैं कि W और Y जो है सेमी वॉवेल कब बनता है। तो समझे, W और Y सेमी वॉवेल कब बनता है, जब जो है W और Y किसी शब्द के बीच में या अंत में, जी हाँ, W और Y किसी शब्द के बीच या अंत में चला जाता है ना, तो ये अपना उच्चारण जो है स्वर की तरह करने लगता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपका है नाउ, जी हाँ नाउ, और एक आपका एग्जाम्पल है हाउ। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है इसमें देखिए W का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है, W का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है, इसीलिए क्या है, सेमी वॉवेल है। उसके बाद देखिए 2 और वर्ड है स्काई, है ना, तो स्काई, यहाँ जो बाई आया है तो यहाँ बाई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है। उसके बाद देखिए प्ले में जो है बाई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल बोलते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि W और Y कब सेमी वॉवेल बनता है, ये भी जान गए, और कैसे होता है ये भी हम जो है एग्जाम्पल के साथ जान गए। अब समझिए H के बारे में कि H जो है कब जो है सेमी वॉवेल बनता है। तो देखिए H के बारे में हम आपको बता देते हैं, जब जो है H किसी शब्द के आगे आता है, किसी शब्द के आगे आता है और H जो है चुप रहता है, मतलब H का उच्चारण जो है साइलेंट होता है, तब जो है ये वॉवेल बनता है। जैसे देखिए ये 2 एग्जाम्पल, एक है हमारा ऑनेस्ट और एक है हमारा आवर। जी हाँ, HONEST, इसे जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो H साइलेंट होगा, केवल हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो है H जो है वॉवेल साउंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए सेमी वॉवेल है। उसके बाद जो है उसी के नीचे HOUR, इसको हम लोग आवर बोलते हैं, यहाँ भी जो है H साइलेंट है और इसका उच्चारण आवर हो रहा है, मतलब वॉवेल साउंड के रूप में हो रहा है, इसलिए सेमी वॉवेल है। तो विद प्रूफ जो है हम आपको बता चुके हैं कि W, Y और H हमारा क्या है, सेमी वॉवेल है। ओनली W और Y को भूल जाइए, अब इसमें H को भी ऐड कर दीजिए। समझ गए। अब आगे जो है हम लोग चर्चा करते हैं वर्ड पे। जी हाँ, वर्ड पे। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, वर्ड का अर्थ होता है शब्द। अब जो प्रश्न उठता है कि शब्द का निर्माण हुआ कैसे है, शब्द बनता कैसे है, तो समझिएगा शब्द के बारे में हम बताते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। A group of letters is called a word that gives complete meaning। समझ लीजिए, मतलब जो है अक्षरों के समूह को, मतलब अक्षरों का जो समूह है वही हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द कहते हैं जो एक पूरा अर्थ देता हो, जो एक पूरा क्या करता हो, अर्थ देता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। समझिए, मान लीजिए छोटे छोटे से कोई अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए एक अक्षर हम लेते हैं B, एक अक्षर लेते हैं O और एक अक्षर लेते हैं Y। अगर इसका एक हम समूह बनाते हैं ना, तो ये हमारा BOY हो जाता है, और Y जो है एक अर्थ देता है जिसका कि अर्थ होता है लड़का। उसके बाद देखिए TOY, टॉय का भी अर्थ हम लोग T एक लेटर है, O एक लेटर है और Y एक लेटर है, और इसका एक ग्रुप अगर हम बना दे तो ये हमारा हो गया
खिलौना, ये भी एक क्या दिया हमारा अर्थ दिया। तो इसी तरह से जो है अक्षरों का जो समूह होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। माने अक्षर मिल के अगर टी यहाँ रहे, उसके बाद ओ यहाँ रहे और बाई यहाँ रहे, अगर बोलेंगे ये क्या है तो ये हमारा जो है वर्ड नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। अगर इसका एक ग्रुप बनेगा तब जाके हमारा क्या होगा, शब्द कहलाएगा। और समझिए एक अर्थ देता हो, अगर वो सही अर्थ नहीं दे रहा है फिर भी वह शब्द नहीं है। अब शब्द पर तो चर्चा हो गई है, हम लोग अक्षर पर तो चर्चा कर लिए कि अक्षर जो है आपस में जुड़ के शब्द का निर्माण करता है। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस पे चर्चा करते हैं, मतलब वाक्य पे चर्चा करते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, जी हाँ वाक्य कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझिए वाक्य कैसे बनता है इसके बारे में जाने। इसका होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस दैट गिव्स एन एंटायर सेंटेंस और सेंटिमेंट। मतलब जो है शब्दों के समूह को, जी हाँ शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जो एक पूरा वाक्य या भाव को क्या करता हो, देता हो। जी हाँ, जो एक पूरा वाक्य या पूरा भाव देता है यही हमारा क्या कहलाता है, वाक्य होता है, वाक्य होता है। तो समझ लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल में बोलेंगे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ। यहाँ जो है एक वाक्य पूरा है और यह जो है एक भाव दे रहा है कि हम जो है खेलने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसी तरह से हम बोल सकते हैं राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। जी हाँ राम ने रावण को मारा। यहाँ भी जो है क्या है, एक वाक्य है, एक पूरा वाक्य है और एक पूरा भाव दे रहा है, एक पूरा विचार दे रहा है, इसलिए हमारा क्या है, वाक्य है। तो आपको बता दें अक्षर जब आपस में जुड़े तो शब्द का निर्माण किया और शब्द जब आपस में जुड़ा तो वाक्य का निर्माण किया। मतलब जो है कैसे छोटे छोटे घर जब आपस में जुड़ते हैं तो एक गांव का निर्माण कर देता है। तो हम लोग जो है सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से जान गए हैं। सेंटेंस, अब जो है सेंटेंस को प्रायः जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में सेंटेंस को बांटते हैं। वो 3 भाग हमारा है, फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा हमारा हो गया वर्ब। जी हाँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही 3 भाग है हमारा किसका, सेंटेंस का। प्रायः जो है यही भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। तो सब्जेक्ट की परिभाषा को जाने, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। जी हाँ कार्य को संपादन करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता होता है। कार्य को संपादन करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। मान लीजिए जैसे आपको ये एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण मतलब राम ने रावण को मारा। अब बताइए यहाँ जो मारने का कार्यक्रम है, ये मारने का कार्यक्रम कौन कर रहे हैं, तो यहाँ जो है मारने का कार्यक्रम राम कर रहे हैं। इसीलिए ये काम को राम किए, ये कार्य को संपादित कौन किए, राम किए। तो राम जो है इस वाक्य में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको एक बहुत ही सुंदर सा एक ट्रिक्स देते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से सब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा और सब्जेक्ट को चयनित कर लीजिएगा, मतलब चुन लीजिए। तो देखो यहाँ पे ट्रिक्स दिख रहा है, ये ट्रिक्स है हमारा प्रायः हिंदी का वैसा वाक्य जिसमें हु से प्रश्न करने पर, जी हाँ जिसमें WHO हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ एक दिख रहा है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब जो है यहाँ हम बोलेंगे कि कौन मारा, रावण को कौन मारा, तो यहाँ आंसर हमारा आता है राम। इसीलिए जो है इसमें जो हमारा कर्ता होगा वो होगा राम। तो किसी भी वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर आप चुटकी बजाते ही सब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, पहचान लीजिएगा। अब जो है सब्जेक्ट यही था। सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग को वर्ब जानना है। किसको जानना है, वर्ब। तो चलिए वर्ब को जानते हैं। देखिए यह रहा वर्ब।
तो वर्ब का जो हिंदी होता है वो होता है क्रिया। जी हाँ, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और वर्ब की परिभाषा जाने, वर्ब का परिभाषा होता है अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब जो है कर्ता का जो एक्शन होता है, जो पोजीशन होता है, वही तो क्या होता है, क्रिया होता है। चलिए उसी एग्जाम्पल के साथ आज हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल पीछे हम आपको बताए थे, राम किल रावण, राम ने रावण को मारा। अब देखिए इसमें मारने का कार्य, मतलब जब जो है राम रावण को मार रहे होंगे तो एक कार्य है और एक स्थिति में होंगे, हाथ में तीर धनुष ऐसे लिए हुए होंगे और रावण पर दनादन क्या कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो ये जो है मारने का कार्य भी कर रहे हैं और एक स्थिति भी बन रही है ना। तो यही जो है वो क्रिया हो गया। तो हम मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये जो है किल जो हमारा है, यही तो हमारा वर्ब है। चलिए इसमें भी हम आपको एक सुंदर सा ट्रिक्स बता देते हैं। प्रायः हिंदी का वैसा शब्द, जी हाँ, प्रायः हिंदी का वैसा शब्द जिसका अंत ना के साथ हो, जिसका अंत ना के साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हंसना, जाना, रोना, टहलना, खेलना, कूदना, बताइए सबके पीछे क्या आ रहा है, ना रहा है, इसलिए सारे के सारे क्या है, वर्ब है। अब जो है इसमें चना, खिलौना, नाना ये सब भी आ जाता है, तो ये सब को न माने क्योंकि ये सब नाउन है, चना, खिलौना। और एक चीज़ जिसमें जो है हमारा शरीर थके, जैसे हंसना, तो जब हम हंसते हैं तो हमारा शरीर थकता है, लेकिन क्या चना, खिलौना, नाना ये सब में थकता है नहीं, बोलने में हमारा शरीर थकता है, हमारी एनर्जी खत्म होती है। तो अब समझ गए वर्ब क्या है, जिसका अंत प्रायः ना के साथ हो उसे वर्ब की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उसमें हमारे एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। खिलौना, नाना, चना ये सब क्या है, ये सब नाउन है, क्रिया नहीं है। अब जो है हम वर्ब को भी बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट पर। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानें। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। जी हाँ, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की परिभाषा पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। जी हाँ, वाक्य में कर्ता के काम के द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जैसे कहते हैं हम आपको कि राम ने रावण को मारा, वही एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ राम जो है काम क्या कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं। तो जो मार रहे हैं तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव जो है रावण पर पड़ रहा है ना। तो जब रावण पर पड़ रहा है तो रावण हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रावण क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और एक चीज जान लीजिएगा, प्रायः जो है इसमें एक ट्रिक्स देख लीजिए, ट्रिक्स है हमारा कि प्रायः हुम, मतलब किसको, प्रायः हुम से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रायः किसी भी वाक्य में अगर हुम से हम प्रश्न करेंगे ना और जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा, किसको मारा। अब किसको मारा जब इसको में बोले हम तो सीधा आंसर आएगा रावण को मारा। तो जब रावण को मारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन, तो रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए, अगर कौन से प्रश्न करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा, और हिंदी का वैसा शब्द जिसका अंत ना से होगा वो हमारा वर्ब होगा, और किसको से अगर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को जान लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं लैंग्वेज के बारे में। इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज जो है हमारा क्या है, एक भाषा। लैंग्वेज किसको बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं। अब जो है सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लैंग्वेज क्या है। अगर भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लोग विभिन्न तरह से देते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि भाषा का परिभाषा कितनी सरलता से आप दे सकते हैं। भाषा, A language is a source of communication। जी हाँ, a language is a source of communication। कथन के साधन को,
कथन का जो हमारा साधन होता है, संचार का जो हमारा साधन होता है, वही तो हमारा क्या है, भाषा। साधन किसी तरह का हो सकता है, हम किसी को इशारों में भी किसी चीज़ के माध्यम को समझा सकते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक भाषा ही है, जिसे कि हम लोग इशारा वाला भाषा बोलते हैं। किसी व्यक्ति को बुलाना है तो ऐसे ऐसे आँख करके क्या कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, इशारा वाला। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो गूंगा व्यक्ति जो है अपने हाथों से इशारा कर करके प्रत्येक चीज़ को समझा देता है, वो भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। तो यही हम बताते हैं कि कथन के साधन को क्या बोलते हैं हम लोग, भाषा कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में जो है, अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। आप जानते होंगे कि अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलो अब जो है हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट नॉन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन और 8 हमारा हो गया इंटरजेक्शन। जी हाँ, और इसका देखिए सबके साथ जो है ये उसका हिंदी भी रहा, जो आपको इस सामने दिख रहा है, इसका हिंदी भी आप भली भांति बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर लें, नोट कर लें। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, ये आपका जो है बेस्ट क्लास था, मतलब ये आपका आधार क्लास था अंग्रेजी का। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारे पास एक नया चैप्टर होगा और उस चैप्टर में बहुत धमाल के साथ आपके सामने आ रहे हैं इंग्लिश को लेकर, और इंग्लिश को एक मजाक और एक खेल का विषय बनाकर हम रख देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, जाने से पहले, अपने भाई को विदा करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक दे दें, और मेरे जुनून को बरकरार रखने के लिए कमेंट तो भैया जरूर कर दीजिएगा, और मेरी बहन आप भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा।